कहानी की शुरुआत एक घने जंगल में होती है जहां लूकस नाम का लड़का अपने पिता के साथ लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है। उसका पिता एक कठोर इंसान है जो लूकस पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल देता है। जब लूकस लकड़ियों का भारी गट्ठर संभाल नहीं पाता और वो नीचे गिर जाती है तो उसका पिता गुस्से में भड़क उठता है। बिना किसी दया के वो लूकस के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। इस अपमान से लूकस को गहरी चोट पहुंचती है जिससे वो खुद को कमजोर और अपमानित महसूस करता है। इस दुख और गुस्से में वो घर से भागने का फैसला करता है। लूकस जंगल की ओर भागता है मानो वो किसी कठिन शारीरिक परीक्षा में भाग ले रहा हो। इसी जंगल में मैथ्यू नाम का एक और लड़का अपनी साइकिल चला रहा होता है। मैथ्यू और लूकस अच्छे दोस्त हैं और जब मैथ्यू देखता है कि लूकस तेजी से जंगल की ओर भाग रहा है तो वो उसके पीछे जाने का फैसला करता है। वो कई बार लूकस को रुकने के लिए कहता है लेकिन लूकस अनसुना करके आगे बढ़ता रहता है। अचानक लूकस का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मैथ्यू उसके पास पहुंचता है और देखता है कि लूकस के गाल लाल हो चुके हैं। वो पूछता है कि ये निशान किस चीज के हैं लेकिन लूकस कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद दोनों एक साथ जंगल में आगे बढ़ते हैं और कुछ समय बाद एक रहस्यमय गेट देखते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक पुराना बंकर है। इस बंकर के अंदर कुछ सैनिकों के पुराने कपड़े और उपकरण रखे हुए होते हैं। उत्सुकतावश दोनों उन कपड़ों को पहनकर खेलने लगते हैं और खुद को एक सिपाही की तरह महसूस करते हैं। इस खेल में कब शाम हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास होता है कि अगर वो घर नहीं गए तो उनके माता पिता नाराज हो सकते हैं। खास तौर पर लूकस को ये डर सताने लगता है कि अगर वो देर से घर पहुंचा तो उसका पिता फिर से उसे पीट सकता है। जाते जाते लूकस मैथ्यू से कहता है कि इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और रोज यहाँ आकर खेलेंगे। मैथ्यू इस बात पर सहमत होता है और कहता है कि मैं कल यहाँ पर जरूर आऊंगा। लेकिन इससे पहले कि लूकस वहाँ से चला जाता, मैथ्यू से रोकता और कहता है कि तुम्हें अपने पिता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तुम कब तक उनकी मार सहते रहोगे भाई। लूकस इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन लूकस अपने पिता के साथ शहर जा रहा होता है। वो एक गाड़ी में होते हैं और लूकस पीछे की सीट पर बैठा होता है। रास्ते में उसके पिता सिगरेट का पैकेट मांगते हैं लेकिन लूकस देने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी माँ ने उसे सिखाया है कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होती है। ये सुनकर उसके पिता का पारा चढ़ जाता है। गुस्से और लापरवाही में वो गाड़ी के नियंत्रण खो देते हैं और एक साइकिल सवार को टक्कर मार देते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू होता है जिसे उन्होंने टक्कर मारी थी। टक्कर इतनी तेज होती है कि मैथ्यू की मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ क्षणों के लिए लूकस अवाक रह जाता है। वो देखता है कि उसका पिता गाड़ी से उतरता है, मैथ्यू की साइकिल को जंगल की ओर फेंकता है और फिर उसकी लाश को भी वहीं नीचे गिरा देता है। ये देखकर लूकस अंदर से कांप जाता है, लेकिन वो इतने डर और सदमे की स्थिति में होता है कि कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसके पिता सिर्फ एक कड़ी नजर से उसे देखते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने इस हादसे के बारे में किसी को बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शहर से लौटते समय लूकस और उसके पिता को एक व्यक्ति रोक लेता है। ये व्यक्ति फ्रांसिस है जो मैथ्यू का पिता है। वो लूकस के पिता से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है? वो सुबह घर से निकला था और अब तक वापस नहीं आया। लूकस का पिता बिना हिचकिचाए जवाब देता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं देखा। फ्रांसिस को इस जवाब पर भरोसा नहीं होता। उसकी नजर बैक सीट पर बैठे लूकस पर पड़ती है जो चुपचाप रो रहा होता है। फ्रांसिस को ये सब अजीब लगता है लेकिन वो ज्यादा सवाल नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। लूकस को एक भयानक सपना आता है जिसमें वो खुद को अपने पिता से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो सपने में देखता है कि उसका पिता उसे कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच लूकस की आंख खुल जाती है और वो घबरा कर बैठ जाता है। ये सिर्फ एक सपना था लेकिन जो कुछ भी उसने देखा था वो सच था। वो आज भी अपने दोस्त मैथ्यू की दर्दनाक मौत को भूल नहीं पाया और ये हादसा हर रात भयानक सपनों की तरह उसके सामने आ जाता है। तभी अचानक लूकस को एक फोन कॉल आता है। कॉल में उसे पता चलता है कि उसका बचपन का घर जलकर राख हो चुका है और उसके माता पिता भी इस आग में मारे गए हैं। ये सुनकर लूकस अंदर तक हिल जाता है। वो सदमे में आ जाता है और समझ नहीं पाता कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड जूली उसके पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। लूकस अपने बचपन के घर और अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने पुराने घर लौटने का फैसला करता है। इस सफर में उसका दोस्त आर्नोल्ड और उसकी गर्लफ्रेंड जूली भी उसके साथ जाते हैं। जब वो अपने जले हुए घर के सामने खड़े होते हैं तो लूकस जूली से कहता है कि मैं अपने माता पिता की लाश भी पहचान नहीं पाया। वो इतने बुरी तरह से जल चुके थे कि बस भुने हुए भुट्टे की तरह दिख रहे थे। ये लूकस के लिए बहुत ही भावनात्मक और दर्दनाक क्षण होता है। तीनों दोस्त वहाँ से वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं लेकिन तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर आ जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिस था, मैथ्यू का पिता। फ्रांसिस को देखकर लूकस थोड़ा असहज महसूस करता है लेकिन वो अपने दोस्तों से उसका परिचय करवाता है। फ्रांसिस उन्हें कॉफी के लिए अपने घर आने का न्योता देता है लेकिन लूकस तुरंत मना कर देता है। तभी फ्रांसिस उन्हें बताता है कि तुम्हारे माता पिता का एक बॉक्स मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है। ये सुनकर लूकस के पास कोई और विकल्प नहीं बचता और उसे फ्रांसिस के घर जाना ही पड़ता है। रास्ते में फ्रांसिस उन्हें बताता है कि ये जंगल मेरा घर है और मैं इसकी हर गली
गली और कोने को अच्छी तरह से जानता हूँ। इस जंगल में जो भी होता है मुझे सब पता होता है। फिर वो अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर रस्सी की मदद से खुद को घर के अंदर खींचता है। ये देखकर लूकास और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतने गंभीर चोट के बावजूद फ्रांसिस खुद को इतनी आसानी से संभाल रहा था। फ्रांसिस का घर अंदर से पुराना लेकिन अजीब था। वो उन्हें बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसके पैर बुरी तरह से खराब हो गए, जिससे वो अब व्हील चेयर पर हैं। फिर वो उन्हें अपनी लकड़ी के बने अनोखे सामान दिखाने के लिए अपने वर्कशॉप में ले जाता है। वर्कशॉप के अंदर कई एंटीक चीजें रखी हुई थी, जिन्हें फ्रांसिस ने खुद लकड़ी से तैयार किया था। उसके दोस्त इन चीजों को ध्यान से देखने लगते हैं। इसी बीच फ्रांसिस उन्हें अपनी वुड कटिंग मशीन दिखाता है और कहता है कि ये इतनी तेज चलती है कि मक्खन काटने जैसी लगती है। फिर वो जूली को लकड़ी से बना एक विशेष ट्रांसपोर्ट लॉक दिखाता है, जिसे स्लिट कहते हैं। यहीं से इस फिल्म का नाम पड़ा था, स्लिटर। अर्नोल्ड को फ्रांसिस की बात कुछ अजीब लगती है, इसलिए वो उससे पूछता है कि इसमें क्या खतरनाक चीज है। ये सुनकर फ्रांसिस थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो आर्नोल्ड के हाथ से उस लकड़ी के टुकड़े को छीन लेता है। वो कहता है कि अगर इसमें से एक भी लकड़ी गिर गई तो इंसान तुरंत मर सकता है। लूकास भी इस बातचीत को खत्म करना चाहता था और फ्रांसिस से पूछता है कि अंकल, जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स का बॉक्स वो कहाँ है। फ्रांसिस कहता है कि हाँ, बॉक्स मेरे गैराज में रखा हुआ है, मैं अभी ला कर देता हूँ। लूकास इस दौरान खुद के लिए कॉफी बनाने लगता है। तभी उसकी नजर मैथ्यू के पुराने कप पर पड़ती है और अचानक उसे मैथ्यू की झलक दिखाई देने लगती है। ये पूरी तरह से उसकी कल्पना थी, क्योंकि लूकास आज भी उस भयानक घटना को भूल नहीं पाया। फ्रांसिस बॉक्स लेकर वहां पर आता है और उसके साथ कुछ पुरानी तस्वीर भी लेकर आता है। वो उन तस्वीरों को देखकर भावुक हो जाता है और लूकास के दोस्तों को एक तस्वीर दिखाकर बताता है कि ये मेरा बेटा मैथ्यू था, जो एक साइकिल एक्सीडेंट में मारा गया था। उसकी लाश जंगल के नीचे पड़ी मिली थी मुझे। फ्रांसिस आगे बताता है कि मैथ्यू की मौत के बाद उसकी माँ पूरी तरह टूट गई थी। वो इस दुख को सहन नहीं कर पाई और एक दिन उसने खुद को खत्म कर लिया। वो भी मुझे छोड़कर चले गई। ये कहते हुए फ्रांसिस की आंखों में आंसू आ गए। वो कहता है कि आज भी मैं उनके बिना अकेला हूँ। इस हादसे ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लूकास ये सब सुनकर भीतर ही भीतर बहुत परेशान हो जाता है। उसे महसूस होता है कि जिस सच को उसने इतने सालों तक अपने अंदर दबा कर रखा है, वो अब उसके सामने धीरे धीरे आ रहा है। जूली अब वहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो फ्रांसिस से कहती है कि हमें अब जाना चाहिए, हम पहले ही काफी देर कर चुके हैं। फ्रांसिस उन्हें बाहर गाड़ी तक छोड़ने जाता है और लूकास से कहता है कि बेटा दोबारा जल्दी आना, मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में कुछ बात करनी है। लूकास उसकी बात पर सिर हिला देता है और गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही लूकास गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वो स्टार्ट ही नहीं होती। फ्रांसिस तुरंत कहता है कि रुको, मैं इंजन चेक करता हूँ। वो इंजन खोलकर देखता है और कहता है कि इंजन तो बिल्कुल ठीक है, शायद कोई और समस्या होगी। फ्रांसिस अपने एक मैकेनिक दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि वो जल्दी यहाँ पर आकर गाड़ी को ठीक कर दे। लेकिन कुछ ही देर बाद वो आकर बताता है कि मेरा दोस्त आज बहुत बिजी है, वो कल ही आ पाएगा। लूकास और उसका दोस्त इस जगह को लेकर पहले से ही असहज महसूस कर रहे थे और अब वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन गाड़ी तो खराब हो चुकी थी। आर्नोल्ड खुद इंजन खोलकर देखने लगता है और उसे जल्दी समझ में आ जाता है कि गाड़ी का रेडिएटर टूटा हुआ है। लूकास पूछता है कि क्या हम इसे खुद सही कर सकते हैं। आर्नोल्ड कहता है कि अगर हमें सही साइज का तार मिल जाए तो बिल्कुल सही हो सकता है। इसके बाद वो फ्रांसिस से तार के बारे में पूछने जाते हैं। फ्रांसिस उन्हें अपनी वर्कशॉप में ले जाता है और कहता है कि शायद वह उन्हें जरूरी तार मिल जाए। अब आर्नोल्ड तारों को ध्यान से देखने लगता है तो उसे महसूस होता है कि ये तार कटे हुए लग रहे हैं, मानो किसी ने जानबूझकर इन्हें काटे हों। इसी दौरान लूकास और जूली खिड़की से देखते हैं कि उनकी गाड़ी जंगल की ओर जा रही है। वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्नोल्ड गाड़ी में बैठा हुआ है। लूकास तुरंत आर्नोल्ड को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता उसे। वो आर्नोल्ड के लिए एक वॉइस मेल छोड़ता है। कुछ समय बाद उसे आर्नोल्ड का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे आसपास तार नहीं मिला, इसलिए वो शहर से तार लाने गया और जल्दी वापस आ जाएगा। अब सूरज ढल चुका है और लूकास बेसब्री से आर्नोल्ड का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद उसे फिर से एक टेक्स्ट मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि अब जंगल में आना सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं सुबह ही वापस आऊंगा। इसी बीच फ्रांसिस लूकास और जूली को रात तक यहीं रुकने के लिए कहते हैं। जूली को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आता, लेकिन कोई और चारा भी नहीं होता इनके पास, इसलिए वो मान जाते हैं। रात में जूली सो जाती है, लेकिन लूकास को नींद नहीं आती। वो घर के नीचे टहलने के लिए जाता है। जब वो वापस लौटता है तो टेबल पर एक मोबाइल फोन देखता है। जब वो गौर से देखता है तो वो फोन आर्नोल्ड का होता है। ये देखकर लूकास सन्न रह जाता है। लूकास को एहसास होता है कि आर्नोल्ड कहीं नहीं गया था, बल्कि वो तो कहीं फंसा हुआ है। अब वो पूरी तरह सतर्क हो जाता है और ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर फ्रांसिस उनसे क्या छिपा रहा है। वो तुरंत वर्कशॉप की ओर बढ़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसकी नजर व्हील चेयर पर पड़ती है, जो एक अजीब ढंग से रखी हुई होती है। लूकास वर्कशॉप में ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे फर्श के नीचे से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। वो जल्दी से जल्दी छिप जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि फ्रांसिस अभी भी कहीं यहीं कहीं है। कुछ देर बाद लूकास देखता है कि फ्रांसिस एक गुप्त तहखाने से बाहर आ रहा है। वो अपनी व्हील चेयर पर बैठकर धीरे धीरे बाहर निकलता है। लूकास ये देखकर हैरान रह जाता है कि फ्रांसिस ने उनसे झूठ बोला था। वो व्हील चेयर पर चलने के लिए मजबूर नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और सिर्फ दिखावा कर रहा था। अब लूकास को यकीन हो
जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा राज छिपा है। वो जैसे ही बेसमेंट में जाने की कोशिश करता है, उसे नहीं पता होता कि फ्रांसिस छिपकर उसे देख रहा होता है। लूकस जैसे ही नीचे पहुंचता है, उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। वो एक छोटे से सेल के अंदर अपने माता पिता को बंधा हुआ देखता है। वो बहुत कमजोर और घायल दिखते हैं। लूकस से समझ नहीं पाता कि अगर वो जिंदा है तो उसे उनकी मौत की खबर क्यों दी गई थी। इसी बीच जूली की आंखें खुलती हैं। वो देखती है कि लूकस कमरे में नहीं है। पहले तो उसे ये अजीब लगता है, लेकिन फिर वो उठकर उसे ढूंढने निकलती है। जूली घर के अंदर लूकस को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। फिर वो वर्कशॉप में जाती है, जहाँ उसे एक मरी हुई बिल्ली दिखाई देती है। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन उसकी नजर टेबल पर रखी एक डायरी पर पड़ती है। जब वो डायरी खोलती है तो उसमें एक अजीब सी ड्राइंग बनी होती है। इस चित्र में एक मशीन दिखाई देती है जिसमें 3 लोगों को फंसा दिया गया है। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उन तीनों के नाम लूकस, उसकी माँ और उसके पिता के नाम से लिखे हुए थे। जूली ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब उसे समझ में आ जाता है कि वो एक बहुत ही बड़ी साजिश का शिकार हो रहे हैं। वो जल्दी से लूकस को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि फ्रांसिस को पहले से पता था कि वो यहीं रुकेंगे। दूसरी ओर फ्रांसिस अब लूकस, उसकी माँ और उसके पिता को उसी मशीन में बांध देता है। वो लूकस को देखता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तुम और तुम्हारे पिता हो। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फ्रांसिस लूकस को बताता है कि उस दिन जब उसने लकड़ियां जंगल से लाने के लिए उठाई थी, तब उसकी एक लकड़ी गलती से लूकस के पिता की गाड़ी के नीचे चली गई थी। जब उसने गाड़ी के नीचे झुककर लकड़ी निकाली तो उसे मैथ्यू की साइकिल का एक हिस्सा फंसा हुआ मिला। ये देखकर फ्रांसिस को समझ में आ गया था कि लूकस और उसके पिता ने मैथ्यू को मारा था। अब वो लूकस से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मारा गया, अब तुम्हारी बारी है। फ्रांसिस एक रोप मशीन की मदद से उन तीनों को फंसा देता है। वो बताता है कि ये मशीन ऐसे काम करती है कि अगर एक व्यक्ति गिरता है तो दूसरे की रस्सी अपने आप कट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब वो एक तेज धार वाले ब्लेड को पकड़ता है और लूकस की ओर बढ़ता है। जैसे वो लूकस के हाथ काटने वाला होता है, वहाँ जूली आ जाती है। लूकस उसे देखकर चिल्लाता है और भागने के लिए कहता है, लेकिन जूली रुकती नहीं। अब फ्रांसिस जूली के पीछे भागता है। जूली जल्दी से घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन फ्रांसिस भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। अब पूरा घर अंधेरे में डूबा होता है। जूली को अपने बचाव के लिए कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो मैथ्यू के पुराने कमरे में जाकर छिप जाती है। वो दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है और उसके सामने लकड़ी का सामान रख देती है ताकि फ्रांसिस अंदर ना आ सके। इधर लूकस और उसके माता पिता पूरी तरह से थक चुके थे। उनके हाथों और पैरों में दर्द बढ़ने लगता है। तभी लूकस का पिता कहता है, मैं अपनी गलती मानता हूँ और अब मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ ताकि तुम दोनों बच जाओ। लूकस तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, हमें और सोचने की जरूरत है। लेकिन उसके पिता अपनी माँ को रस्सी छोड़ने के लिए कहते हैं ताकि वो खुद मशीन में कट कर मर जाए। लूकस की माँ पहले ही बहुत तकलीफ झेल रही थी, इसलिए वो ज्यादा इंतजार नहीं करती और तुरंत अपने हाथ छोड़ देती है। इसके चलते लूकस खुद को ब्लेड से किसी तरह बचा लेता है। इसी दौरान फ्रांसिस जूली को पकड़ लेता है और उसे अपनी वुड कटिंग मशीन को टेबल पर बांध देता है। वो कहता है, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब जब तुम एक मर्डरर की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। तभी लूकस वहां पर पहुंचता है और फ्रांसिस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है। इसी लड़ाई में लूकस मशीन के ऊपर से कुछ लकड़ियां गिरा देता है, जिससे जूली को खुद को बचाने का समय मिल जाता है। हालांकि फ्रांसिस जल्दी से संभल जाता है और लूकस को पीछे से पकड़ लेता है। जूली अभी भी मशीन के साथ संघर्ष कर रही होती है, लेकिन किसी तरह उसने मशीन को बंद कर दिया था। फ्रांसिस अब लूकस को बेरहमी से मारने लगता है, लेकिन तभी जूली एक हथौड़ा उठाती है और फ्रांसिस के सिर पर पूरी ताकत से वार करती है। फ्रांसिस वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। लूकस और जूली उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फ्रांसिस गेट तोड़कर फिर से बाहर आ जाता है। लूकस, उसकी माँ और जूली अब बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। जूली अब भी फ्रांसिस के अचानक हमले से डरी हुई थी, लेकिन लूकस उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। वो जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रांसिस फिर से बाहर आ चुका था और अब वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। उधर आर्नोल्ड अब भी जिंदा था, लेकिन फ्रांसिस ने उसे एक बड़े लोहे के गेट के अंदर बंद कर रखा था। फ्रांसिस उस बॉक्स के पास जाता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा कैन रख देता है ताकि आर्नोल्ड वहां से बाहर ना निकल सके। आर्नोल्ड अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। इस बीच लूकस अपनी माँ और जूली को लेकर जंगल के रास्ते भाग रहा होता है, लेकिन उसकी माँ के पैर में लगी चोट की वजह से वो तेजी से नहीं चल पा रही थी। लूकस समझ जाता है कि अगर वो इसी स्पीड से चलते रहे तो फ्रांसिस उन्हें पकड़ सकता है, इसलिए वो उन्हें एक सीक्रेट बंकर में ले जाता है। वही बंकर जहाँ वो और मैथ्यू बचपन में खेला करते थे। बंकर के अंदर आते ही लूकस ने लाइटर जलाया, लेकिन जो उसने देखा उससे वो हिल गया। सामने मैथ्यू की बॉडी चेयर पर रखी हुई थी और फ्रांसिस ने उसे सजा कर एक मूर्ति जैसा बना दिया था। लूकस इतने सालों बाद अपने दोस्त की बॉडी को देखकर टूट जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस बंकर के पास पहुंचता है और वो तीनों को अंदर बंद कर देता है। अब लूकस, जूली और उसकी माँ बंकर में फंस चुके थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। अगली सुबह लूकस ने गेट की तरफ देखा और वो सरप्राइज रह गया। गेट खुला हुआ था। वो तुरंत बाहर आकर सब कुछ चेक करता है, लेकिन वह कोई नहीं
था। ये और भी डरावना था क्योंकि उसे यकीन था कि फ्रांसिस उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। तभी उसकी नजर ऊपर के पेड़ पर पड़ती है जहाँ आर्नोल्ड को स्लेटर से बंधा हुआ रखा गया था। ये बिल्कुल वही स्लेटर मशीन थी जिसे फ्रांसिस ने अपने वर्कशॉप में दिखाया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि ये शोपीस नहीं बल्कि असली थी। लूकस आर्नोल्ड को बचाने के लिए तेजी से ऊपर चढ़ता है, लेकिन लकड़ियों का भार बहुत ज्यादा था और आर्नोल्ड उसे संभाल नहीं पा रहा था। तभी फ्रांसिस जूली को भी पकड़कर वहां ले जाता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है। अब फ्रांसिस आर्नोल्ड से कहता है, अगर तुम स्लेटर को छोड़ दोगे तो ये नीचे गिरकर जूली से टकराएगा और वो तुरंत मर जाएगी। ये सुनकर लूकस चिल्लाता है। वो बोलता है, भाई देख, मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लूकस जूली को बचाने के लिए भागता है, लेकिन फ्रांसिस बीच में आ जाता है और चाकू से हमला कर देता है। अब लूकस और फ्रांसिस की आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले फ्रांसिस ने लूकस को बुरी तरह पीटा, लेकिन फिर लूकस ने भी पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। फिर लूकस एक जोरदार किक मारता है जिससे फ्रांसिस पेड़ की एक नुकीली टहनी पर गिर जाता है। अब फ्रांसिस की मौत हो चुकी थी। लूकस जल्दी से जूली को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी स्लेटर का कंट्रोल छूट जाता है और लकड़ियां तेजी से नीचे गिरने लगती है। लूकस झपटकर बीच में आ जाता है और लकड़ियों का डायरेक्शन बदल जाता है। इस तरह जूली की जान बच जाती है, लेकिन लकड़ी का एक ब्लेड लूकस के पेट में घुस जाता है। अब लूकस की हालत बहुत गंभीर थी। वो जमीन पर गिर जाता है और उसके पेट से खून बहने लगता है। आखिरी सीन में पुलिस और एम्बुलेंस वहां पर पहुंच जाती हैं। वो लूकस, जूली और उसकी मां को बाहर निकालते हैं। आर्नोल्ड की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब वो जिंदा था। पुलिस उसकी बॉडी को स्ट्रेचर पर रखकर ले जाती है। फिल्म के आखिरी फ्रेम में हम जूली और लूकस की मां को एम्बुलेंस में बैठे हुए देखते हैं। ये संकेत देता है कि अब बस वो दोनों ही बचे हैं, बाकी सब खत्म हो चुके हैं। ये कहानी हमें बताती है कि भूतकाल के गुनाह कभी पीछा नहीं छोड़ते। लूकस ने अपने बचपन में अपने दोस्त मैथ्यू की हत्या को छुपाया, लेकिन सालों बाद उसे इसी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी। फ्रांसिस एक ऐसे पिता के रूप में दिखाया गया जो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है कि जो सच जितनी जल्दी कबूल कर लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। अगर लूकस ने बचपन में हिम्मत करके सच बोल दिया होता तो शायद उसे इतनी भयानक घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।